हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स। ठीक है, तो फ़िज़िक्स हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और फिज़िक्स में आज आपका लेक्चर है लाइट हम पढ़ाने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सर, ये आपने पेन कैसा यूज़ किया है, बड़ा लाइट लग रहा है। तो हाँ, जब आपका चैप्टर लाइट है तो हमने सोचा पेन भी थोड़ा लाइट ले लें, और बाकी के ऑप्शन जो हैं आपके पेन के अभी 1 सेकेंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पेन के ऑप्शन भी साइड में हमने लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है लाइट। तो लाइट में आपका, जैसे कि आपको पता ही होगा बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो 6 टू क्लास 10 तक का है। तो 6 टू क्लास 10 में आपका जो भी सिलेबस आपका लाइट का टॉपिक रहेगा, तो एक आपका क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स में, यानी कि आप साइंस में ले सकते हैं, आपका टॉपिक है लाइट, जिसमें लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। और दूसरा आपका चैप्टर है क्लास 10 में। क्लास 10 में रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया, उसमें रिफ्रैक्शन बताया गया है, स्फेरिकल मिरर और आपका प्लेन मिरर। ठीक है, ये नोट्स बच्चों हमने आपके लिए प्रॉपर करे हैं, बनाए हैं, बाइलिंगुअल स्टडी नोट्स हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो लाइट क्या होता है आपका, प्रकाश। अरे सर, ये तो आप हिंदी बता रहे हो, ऐसे तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, क्या मतलब है सर पढ़ाने का। हाँ बेटा सुनो, बात को अच्छे से समझो, सीखो पहले। तो प्रकाश मतलब आपकी लाइट। तो इसकी क्या है, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, विदाउट लाइट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। मतलब प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुओं दिखाई पाते हैं, प्रकाश के बिना वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जब हमें क्यों दिखाई देती है, जैसे कि ये आपको दिखाई दी, ये मैंने कुछ लिखा, तो ये आपको कब दिखाई दिया, जब इससे लाइट रिफ्लेक्ट हुई। सर हमें पहले वाइट दिख रहा था, तो क्या वाइट हमें दिख नहीं रहा था, या आपने लाल बनाया तभी दिखाई दिया। नहीं बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा था, वो आपको वाइट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका रिफ्लेक्शन जो था वो वाइट लाइट का हो रहा था। अब वाइट लाइट अपने आप में खुद कुछ नहीं होती है, वो सभी, जब सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है तब आपको वाइट दिखाई देता है। सारी लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तब आपको वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लाइट दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब यहाँ पर हमने एक शेडो बना दिया रेड कलर का, तो यहाँ से ऐसा क्या हुआ, यहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, यहाँ आपने कलर लगा दिया, तो यहाँ से रेड लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है, रेड वाली। जब आपकी रेड वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आपको ये हिस्सा लाल दिखाई दे रहा है। तो यही कारण होता है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग दिखाई पड़ना। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली उस हिसाब से दिखाई नहीं देती कि वो कोई भी किस कलर की है, वो इसी बेसिस पे पता चलता है कि उससे लाइट कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में ना। कभी आपने देखा होगा, जैसे कि सब्जियों की दुकान पे, यानी कि अगर मान लो पपीते की किसी की दुकान है, किसी की अब एप्पल की दुकान है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका येलोइश लाइट लगाएंगे या आपका रेड लाइट लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो बड़ा लाल लाल दिखाई देगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है, ताज़ा फल है वो लाल एक्चुअली में। लेकिन जब और लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो लगेगा बिल्कुल ताज़ा है, बहुत ही अच्छा है ना। हाँ सर ठीक है, बात तो सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो इसी वजह से लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है, अगर वहीं पर हम कोई ऑरेंज कलर की लाइट लगा लें तो कुछ ना कुछ कलर में चेंज आ जाएगा उसका। तो इसका मतलब यही होता है कि लाइट कौन सी रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से आपका वो कलर दिखाई पड़ता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बच्चों वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे, मतलब क्या हुआ, लाइट निकलती है। बात समझ में आई बच्चों आपको।
मतलब यह वह ऑब्जेक्ट हैं जिनसे आपकी लाइट निकलेगी। हाँ सर, बात समझ में आ रही है। द ऑब्जेक्ट, क्या कह रहे हैं पढ़ो। ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस और एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न या उत्तेजित करती हैं, प्रकाशमान वस्तुओं लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। सूर्य इसका उदाहरण है। जैसे आपका बल्ब हो जाएगा, घर में जो आपका बल्ब लगा होता है, ट्यूबलाइट होती है, या आपकी मोमबत्ती हो गई, या आपकी कोई जलती हुई लकड़ी हो गई, तो वो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यानी कि वो क्या होगा, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप कभी बल्ब खरीदने जाएं तो उस पर देखना बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी करके उस पर कुछ लिखा होगा। ल्यूमिनस मतलब वो खुद की अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो बच्चों, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट की। ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी थिंग्स क्लियरली विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक आप वाइट पन्नी लीजिए, वाइट पॉलीथीन लीजिए। जब आप वाइट पॉलीथीन लेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आर पार आपको दिखाई दे जाएगा। या आप एक मिरर लीजिए विदाउट शेड, तो उसके पीछे कोई भी कलर नहीं हो, तो उसके आर पार आप देख सकते हैं शीशे के। तो ये आपकी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। हम कहते हैं ना भाई, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दे दो, ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा दो। जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे गार्ड लगाते हैं, यानी कि जो आप उस पर क्या बोलते हैं इसको, टेम्पर्ड लगाते हैं, तो बच्चों वो भी आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। तभी आपको यहाँ से इधर की उधर की चीज़ दिखाई दे जाती है। तो ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो अपारदर्शी, जो एक दूसरे से क्लियर दिखाई, क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर आदि। हिंदी, वह वस्तुएं के आर पार हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिनकी प्रकाश आसानी से गुजरती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब सर एक बात बता दो, क्या बात बता दें, ओपेक क्या होता है? ओपेक मतलब अपारदर्शी। अपार जो दिखाई न दे, आर पार दिखाई न दे। इफ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। वुड, मील आदि मेटल, जिन वस्तुओं के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, वह अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। सर अब ये ट्रांसकुलेंट, अर्ध पारदर्शी यानी कि आधा पारदर्शी, जो थोड़ा सा दिख भी रहा है और प्रॉपर दिख भी नहीं रहा, यानी कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसकुलेंट। तो ये आपकी ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं के आर पार वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वह अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अर्धपारदर्शी यानी कि इन बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फ्रोस्टेड रब्ड ग्लास हो गया, बटर पेपर हो गया। यानी कि आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि बटर पेपर इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, और फ्रोस्टेड रब्ड ग्लास हो गया। जैसे कि एक ये आपका, हमने जो आपके नोट्स हैं बच्चों, वहाँ के नोट्स हम डायरेक्टली पहले आपको पढ़ाते थे, तो हमने सिर्फ इंग्लिश में लिखा रहता था, तो वहाँ के से हमने ये एक डायग्राम ले लिया। जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये हमने उसका इतना हिस्सा तोड़ के लिया है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इसके बारे में दिखा दिया। तो ये बच्चा जो है आपका एक अपारदर्शी ओपेक है इसका। क्यों? क्योंकि इसके आर पार नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता।
शैडो क्या होता है बच्चों? शैडो क्या होता है बच्चों? शैडो बताओ। शैडो जो होता है आपका, चलिए पढ़ते हैं। टू फॉर्म अ शैडो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मतलब शैडो प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। वो दो चीज़ क्या होंगी? सॉरी बच्चों। सबसे पहले अ सोर्स ऑफ लाइट, एक आपको लाइट का सोर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है सर। मतलब हम कह सकते हैं सर टॉर्च, हाँ टॉर्च काम करेगा आपका। सर ये कैसे टॉर्च बनाया है बेटा? ये पुराने ज़माने का आपका टॉर्च है, ठीक है। तो एक टॉर्च होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स द लाइट, यानी कि छाया बनने के लिए दो मुख्य चीज आवश्यक हैं। प्रकाश का स्रोत, ऐसी वस्तु जो प्रकाश को रोक सके। इट मीन्स ये बंदा अगर हमने यहाँ खड़ा किया और यहाँ से हमने लाइट डाली, तो ये जब इसके पास लाइट गई तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर शेडो बनेगी। सर वो वाला पेन यूज़ करो ना जो उस टाइम कर रहे थे। यार वो तो मेरे को भी नहीं मालूम कहाँ से आता है जी। अरे सर नहीं मालूम तो काय बात को टेंशन लेते। कलेक्ट यू तो क्या ज़रूरत है आपको टेंशन लेने की और ये सब करने की? छोड़ो ना सर। हाँ तो ब्लैक से बना देते, थोड़ा अच्छा लगता जी। ये कुछ इसकी यहाँ पर शेडो बन जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर आपकी दीवार रही होगी तो इसकी दीवार पे एक बड़ी सी शेडो बन जाएगी, वो आपको दिखाई देगी। तो यानी कि हमें दो चीज़ ज़रूरत है, एक लाइट और एक सॉलिड बंदा। सॉलिड बंदा पावरफुल से मतलब नहीं है, सॉलिड मतलब जो लाइट को रोक सके, ठीक है। शेडो इज ऑब्टेन ओनली अ स्क्रीन, स्क्रीन पर ही शेडो ऑब्टेन होगी, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जब सनलाइट जो आपकी पड़ती है, सनलाइट जो रहती है बेटा आपकी, तो ये बंदा अर्थ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर समझो ये अर्थ है, ये आपका सन है, ये बंदा है। कि अब ये सनलाइट इस पर पड़ी तो इसकी शेडो इस तरीके से यहाँ पर बन गई, जो ऐसे ही बनेगी। तो यानी कि ये आपका एक स्क्रीन की तरह काम करेगा जहाँ पर ये शेडो बनी है, ठीक है। अ शेडो कैन बी ऑब्जर्व ओनली ऑन ए स्क्रीन सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। छाया को किसी स्क्रीन पृष्ठ पर ही देखा जा सकता है। शेडो हमें क्या बताती है? टू सी अ शेडो देन मस्ट बी। हाँ ये चीज़ इन्होंने दिखा दिया, जैसे कि ये इधर से लाइट वाइट कहीं ना कहीं से तो पड़ ही रही है और इस बंदे को दिख रही है और ये इस हिसाब से इसकी शेडो बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शेडो कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट समटाइम्स द शेडो कैन गिव अ मिसलीडिंग आइडिया अबाउट द एक्चुअल शेप। ओके सही बात है, क्योंकि इस हिसाब से आप देखिए बच्चों, ऐसे आप देखिए, मान लीजिए कुछ आपकी दीवार जो है इस तरीके से है, ये है, और बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से आपकी लाइट पड़ी, ठीक है, तो इसकी शेडो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ तक, तो ऐसे कुछ चिपकती हुई यहाँ से बनेगी, तो मिसलीडिंग एग्जाम्पल हो गई, मतलब उल्टा सीधा। अब यही स्ट्रेट लाइन होती है एक, और ये बंदा खड़ा होता, ये लाइट पड़ती तो डायरेक्ट इसका शेप यहाँ पर दीवार पे बन जाता है, एग्जैक्टली हूबहू। तो ये आपका बिल्कुल सेम शेप बनना है, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई। कुछ नया बताओ। छाया से हमें वस्तुओं के आकार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी छाया वस्तुओं के वास्तविक आकार के बारे में भ्रम भी पैदा कर सकती है। ये बात समझ में आई आपको? छाया से हमें वस्तुओं के आकार के बारे में कुछ जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन कभी कभी छाया वस्तुओं के वास्तविक आकार के बारे में भ्रम पैदा कर सकती है। अ शैडो इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन
ये स्क्रीन लिखा होगा, शेडो कैन बी सीन ओनली अ स्क्रीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ स्क्रीन पर ही शेडो ऑब्टेंड होती है, कोई भी हवा में कोई भी शेडो नहीं बन सकती। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि ये जो चिड़िया रानी है, चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए दो खास, ये आपकी चिड़िया रानी उड़ रही है, ये आपका सन है, तो इस तरीके से इस पर लाइट पड़ी, तो इसकी शेडो आप देखे होंगे, छोटी चिड़िया बनाओ, इसकी शेडो आप देखे होंगे इस तरीके से, अगर ये थोड़ा करीब में उड़ रही है तो इस तरीके से जाके ज़मीन पर बनती है और वो पूरी आगे चलती रहती है। तो आप देखिए होंगे इसी तरीके से पूरी हवा में कहीं शेडो नहीं बनी। अब आप ये देखिए जो बादल होता है बच्चों, बादल बड़ा बड़ा बादल होता है, तो उसकी भी शेडो आके ज़मीन पे पड़ती है। तो कहते हैं अरे यार आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हो, है ना, इधर से बॉल फेंक रहा है ये बॉल, अरे यार बादल आ गया भाई बड़ा मजा आ लिया, तो उनने धूप रोक लिया, आपकी छत्र छाया कर लिया आपके सिर पे। अब कहते हो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अब ऐसी बादल रहें तो हम अपना क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेंगे। लेकिन वो थोड़ी देर में चला जाता है, फिर करे कराए पे पानी फिर जाता है। तो यानी कि वो जो आपके ऊपर आके बना वो क्या था, शेडो। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, वो शेडो बन गया आपके ऊपर आके, आपको आराम मिला, आपको राहत मिली। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए, हाँ पूछिए सर, तो इसके बीच में जो जगह थी, ये जो जगह थी यहाँ क्या था? हाँ ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, यहाँ क्या था? यहाँ ब्लॉकेज ऑफ लाइट हो गई बच्चों। अब वो जो ब्लॉकेज ऑफ लाइट हुई वो रास्ते भर रही और आके उसने अपना इम्पैक्ट जो असर दिखाया वो ज़मीन पर दिखाया शेडो बन के। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। हाँ तो यही है, तो रास्ते में जो रहेगा वो आपका एकदम ब्लॉकेज ऑफ लाइट हो जाएगी। अगर सिर्फ वही एक बंद अंधेरे कमरे में अगर आप किसी बंदे पे लाइट डालें, बंदा चमकेगा लेकिन उसके पीछे नहीं चमकेगा, आसपास का एरिया चमक जाएगा, उसके पीछे उसकी शेडो चलती हुई जाएगी और वही शेडो दीवार पे लगेगी, लेकिन बीच का एरिया जो हवा में होगा उसका, अगर वो लाइट उस रास्ते से कहीं और दीवार से रिफ्लेक्ट होके नहीं आए तो आपको वो एरिया बिल्कुल ब्लैक दिखाई देने वाला है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी गहरी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर वो लाइट कहीं पर हम ऐसा सोर्स लगा दें, ऐसे मटेरियल लगा दें जो लाइट पड़ते ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो जो पूरा एरिया बनेगा उसके बीच में अगर मान लो 2 से 5 मीटर की भी डिस्टेंस है तो 2 से 5 मीटर तक वो काला काला दिखाई देगा एकदम। जैसा बंदा होगा उसी तरीके का शेप बनता हुआ जाएगा और दीवार पे जाके चिपक जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और आ कैसे नहीं सकती है जब इतने अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है सर, मज़ा आ गया। तो सर ये बताइए इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर शेडो पढ़ा दिया, लाइट पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, ये सब पढ़ाए जा रहे हो, इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इतने रास्ता हुआ तो इसमें हवा बनेगी नहीं बनेगी? अरे बेटा क्वेश्चन भी करा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। अब पढ़ो पिन होल कैमरा क्या होता है। पहले ये पढ़ो आपकी पिन होल क्या होता है। पिन होल आप ये समझ लीजिए जैसे कि आपने एक शीट ली, शीट में आपने छेद कर दिया, यहाँ से आपने लाइट डाली सब तरफ से, तो यहाँ से कभी आपने देखा होगा अरे यहाँ बड़ी प्यारी लाइट आती है। जैसे कि आप कभी छप्पर वगैरह कुछ होता है बच्चों। हाँ सर छप्पर जानते हो क्या? सर नहीं सर हम नहीं जानते, हम तो सर शहर में रहते हैं। तो आप छत तो जानते हो ना, छप्पर नहीं जानते? तो हम गरीब आदमी बेटा छप्पर में रहने वाले हैं। कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, शुक्र है ऊपर वाले का। तो बच्चों देखो कि उस छेद में से जो लाइट आती है वो लाइट एक बीम की तरह आपको दिखाई देती है। पिन होल। अब पिन होल कैमरा इज वेरी सिंपल कैमरा दैट डजंट यूज अ लेंस। ओके, पिन होल कैमरा एक बहुत सरल कैमरा है जिसमें लेंस नहीं होता। अच्छा जी, नेचुरल पिन होल कैमरा की बात करें। अब पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ दैट डजंट हैव एन लेंस। ये आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों आपको पिन होल कैमरा के हम कुछ फ़ोटो यहाँ पर आपको ऐड ऑन करके दिखा देते हैं। जस्ट 2 मिनट का वेट करिए, अभी आपके सामने लेकर आए। ओके बच्चों, चलिए बच्चों देखिए हम आपके लिए एक पिन होल कैमरा का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो पिन होल कैमरा में क्या रहता है आपका, देखिए समटाइम्स व्हेन वी वॉक अंडर अ ट्री
ठीक है। जब हम एक पेड़ की छत्र छाया के अंदर चलते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पेड़ की छत्र छाया में चलते हैं बच्चों, तो उस तरीके से वहाँ पर जो है स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड। हाँ, स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट कुछ कुछ दिखाई देती है, क्योंकि वो पत्तों में से आपका कुछ जगह निकाल निकाल के छन छन के नीचे तक आती है, तो वही पिनहोल से आ रही है। दीज आर एक्चुअली पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। द स्मॉल इमेज गैप बिटवीन द लीव्स पिनहोल, ऑल्सो द गैप्स मे हैव irregular shape and size of the sun appear circular. सॉरी बच्चों, ठीक है। आज एक नई चीज़ पता चली मुझे। अगर मैं ऐसे करूँ इनको, ये क्या हो रहा है, सॉरी, अगर मैं ऐसे ऐसे सिलेक्ट करूँ और मैं फिर ऐसे रोक दूँ, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक आपका एरो बन जाएगा। और मैं अगर बच्चों ऐसे ऐसे करूँ और ऐसे कर दूँ, तो आपका ये कैसे बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है। और मुझे क्या पता चला, देखो नई चीज़, और नई चीज़ ये पता चली कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये एक कर्व बन जाएगा, जिसका एंगल पॉइंट ये होगा, और मैं इसको कैसे भी घुमा सकता हूँ। देख रहे हो आप जादू? तो सर आप यहाँ जादू करने आए हो, पढ़ाने आए हो? मैं बेटा पढ़ाने आया हूँ, जादू करते रहना चाहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ठीक है सर। तो जब हम बहुत अधिक पत्तियों वाले पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, तो ज़मीन पर सूर्य के प्रकाश छोटे छोटे धब्बे दिखाई देता है। यह वास्तव में सूरज के पिनहोल इमेजेस हैं। पत्तियों के बीच के छोटे छोटे गैप्स पिनहोल की तरह काम करते हैं। इन गैप्स का आकार अनियमित हो सकता है, फिर भी सूर्य की इमेज लगभग गोल दिखाई देती है। आपने देखा होगा, वो एकदम जो लाइट चमकती है ना, वो सूर्य होता है, और आपको लगता है ये लाइट चमक रही है, लेकिन वो क्या होता है, सन की इमेज होती है पिनहोल के द्वारा। ओम भट स्वाहा। ठीक है बच्चों, चलिए ये एक पेड़ है। अब इस पेड़ को जो एक पिन होल के ज़रिए से यहाँ पर जाएगा, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, कि उसकी लास्ट की जो टॉप की इमेज है और बॉटम की इमेज है। अब ये जो बॉटम वाला इमेज आपको इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो आपके अंदर स्क्रीन पे आपको बॉक्स को इस हिसाब से रखना होगा कि आपका वो पेड़ और ऑब्वियसली इन्वर्टेड ही दिखाई देने वाला है। ठीक है। क्लीन अपसाइड डाउन इन्वर्टेड इमेज with a small pinhole image. A sliding pinhole camera. There is an interesting pinhole camera in some time where a gap under a tree, large amount of leaves notices sunlight under it. तो मतलब क्या है कि एक छोटा सा पिनहोल कैमरा ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस मिरर की दिखाई देती हैं बच्चों। ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, these circular images are in fact pinhole images of a sun. ठीक है। The gaps between the leaves act as the pinhole. These gaps are all kind of irregular shape. We can see circular images of the sun. लेकिन एक्चुअली वो सर्कुलर ही रहता है, वो हमें बहुत छोटा अमाउंट और छोटे साइज में दिखाई देता है, तो हम एग्जैक्टली उसका नेकेड आई से डायरेक्टली साइज और शेप नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इमेजिन और सही से आइडेंटिफाई किया है, ये तुम्हारे साइंटिस्ट लोगों ने किया है, तो उसको उन्होंने बता दिया कि आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है वो। लेकिन अब एक सर्कल को इन्वर्ट कर लो या सीधा कर लो, वो तो हमें दोनों तरफ से सीधा ही लगेगा ना। तो ये सन की बात हो रही है। बाकी कोई और इमेज आप देखेंगे, जैसे हमने आपको भी पेड़ का दिखाया, ट्री आपको उल्टा दिखा ना बेटा? हाँ सर उल्टा दिखाई दिया, क्योंकि आपको पता है वो किधर से उल्टा है किधर से सीधा है। अब कोई चीज़ अब सर्कल है तो वो किधर से स्टार्ट हुई किधर को ख़त्म हुई, क्या मालूम है आपको? नहीं मालूम। तो इसी तरीके से सन किधर से स्टार्ट होता है किधर ख़त्म हो रहा है, नहीं मालूम ना आपको? हाँ नहीं मालूम। तो इसी वजह से उसका सीधा उल्टा आप अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ सर ठीक है, मान लिया आपकी बात। मिरर क्या होता है? दर्पण। मिरर मतलब दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, जो आप हिंदी में बोल देते हैं सर शीशा। शीशा होता है, शीशा होता है, शीशा 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 होता है।
A smooth and shiny glass surface that reflect light or called mirror. स्मूथ एंड शाइनी ग्लास सरफेस लाइक होनी चाहिए, वो आपका मिरर कहलाएगा। मिरर ज़रूरी नहीं कि मिरर ही हो, मिरर टाइप का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कांच की ऐसी चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परिवर्तित करती है दर्पण मिरर कहलाती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द phenomenon in which light reflect from surface is called reflection of light. Highly polished और shiny surface can behave like mirror. ठीक है, समझ में आ गई ये बात। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना के प्रकाश का परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात आ रही है बच्चों समझ में? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, मतलब किसी सतह से कोई लाइट आई आपकी और वो आने के बाद और ये वापस लौट गई। अरे सर कैसे लौटा रहे हो? यहाँ बना लो जी, ये आई और ये वापस लौट गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। सर उल्टे सीधे डायग्राम मत बनाएगा, साफ़ सुथरे बना मिले तो बनाओ वरना मत बनाओ, सीधी सी सारी साफ़ सुथरी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत अधिक पॉलिश शब्द से चमकीली दर्पण की व्यवहार कर सकती है। हाईली पॉलिश सरफेस कोई होती है तो वो आपका दर्पण यानी कि मिरर का आगाज़ कर सकता है। जैसे कि आपका नया नया पत्थर जिस पे अभी अभी सफाई हुई हो, घिसाई हुई हो, तो उसमें आपको शीशा मिरर आपकी फेस दिखाई देता है, तो आपको शीशे की तरह बिहेव कर रहा है। एकदम स्टेबल वाटर जो होता है नदी नाले में, नाले की तो बात ही मत करो सर, नदी भी आजकल कहाँ हिंदुस्तान में कोई साफ़ हो रही है, और बाकी समुद्र तो स्टेबल रहता नहीं है, तो हम क्या ही बात करें किसी की। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पानी कहीं स्टेबल होता है, साफ़ सुथरा लगता है, तो इसमें आपकी इमेजेस दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये बच्चा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि इसने टॉर्च डाली इस पर, इसने मिरर था, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आपका लाइट का एग्जांपल है, ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, हाउ इट्स रिफ्लेक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इंग्लिश की बात करें, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो सकता है, मतलब चलता है और मिरर से। चलो अच्छे से आपको ये चीज़ एक डायग्राम बना के समझा ही देते हैं कि सर एहसान करोगे क्या हमें समझा के? काम है तुम्हारा समझाना, तो समझा दो चुपचाप से, समझे क्या? समझ गए बेटा? चलिए, ये आपका, अरे ये कैसा मिरर बना रहा है सर? तो तमीज़ है नहीं है, ये कोई मिरर है? बताओ, इसको सिलेक्ट करो, इसको कट करो, फिर से लो। अब क्या करो, तुम ऐसा करो बेटा, सर तुम ऐसा करो, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हें यही नहीं पता है सर लेना क्या है, ये ले लेते हैं, चलो ये वाला, हाँ ये सही है, ये आपका मिरर है। अब यहाँ से लाइट आई बच्चा, ये लाइट आई, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो लाइट कैसे आएगी बच्चों? आपकी स्ट्रेट लाइन में आएगी। हाँ, तो ये आने के बाद ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये आप ऑलवेज याद रख लो। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हमें मालूम ही था, नई बात बताओ कुछ। नई बात यही है बेटा, आपको सिलेबस पूरा आता है, आप तो बस मास्टर के मज़े लेने आते हो और देखने ये चेक करने आते हो कि मास्टर को आता है या नहीं आता है। आपको तो ऑलरेडी सब आता है, जब आप इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो बेटा मॉक टेस्ट में, यानी कि आपको चीज़ें आ रही हैं। तो मास्टर यहाँ पर क्या कराने आया है आपको?
सिर्फ रिवीजन कराने आए हैं। आपके गुरुजी यहाँ पर सिर्फ आपके लिए रिवीजन कराने आए हैं। आपको सब कुछ आता है बेटा, आप 10वां पास हैं, आप 11वां पास हैं, आप 12वां पास हैं, आपको ये सब चीज़ें आती हैं बेटा। आप सब पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़ के आए तो आपने 10वां कैसे पास किया बताओ। यानी कि लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि आप ये चीज़ें आती थी लेकिन सर याद नहीं आ रही हैं, भूल गए हैं, हमें सब चीज़ें लेके चलो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ाया जाता है बेटा कि सब कुछ आपका कवर हो जाए उसमें। ठीक है, सिलेबस आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से कवर किया जा रहा है। आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन क्रैश कोर्स में भी ये आपको सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है बच्चों। समझ में आ रही है बेटा? हाँ हाँ सर, ये तो बात है सर। चलो बहुत बढ़िया। क्लास 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा था बिना क्वेश्चन के हम आगे नहीं बढ़ते। अरे सर बिना क्वेश्चन के आगे बढ़ भी कैसे जाओगे, तुम बढ़ने भी कैसे देंगे। क्लास में आए तो पूरा पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन के साथ। हाँ बेटा पढ़ा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो बे। चलिए शुरू कर दो सर, टाइम ज़ाया मत करो। हाँ इसलिए तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास देते हैं आपको। अगर लाइव क्लास देने लगे तो समझ जाओ हम रिकॉर्डेड में भी आपसे ऐसे बात करते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हो। जैसे हम क्या देते हैं, ये जो थर्ड बेंच पे बच्चा बैठा बहुत देर से बातें कर रहा है, बताइए गलत बात है नहीं है इसकी। हम नोटिस कर रहे हैं इतनी देर से लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। इसी वजह से बेटा हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अगर लाइव क्लास करने लगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है अभी थोड़ा सा, तो उस पर एहतराम रखिए और ठीक है सिलेबस को कवर करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, टीचर की तरफ से सिलेबस कवर हो जाएगा। कब हो जाएगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा, कहोगे यार सर आपने तो कवर कर दिया बस हमारा नहीं हो पाया। तो बेहतर है कि जितना जितना टीचर आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए, करते रहिए, सिलेक्शन आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चीज़ों को याद रखना है खुद की तरफ से। मास्टर तो पढ़ा के चला जाएगा बेटा। चलो, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्लेन मिरर में इमेज सामान्यतः ठीक है, सेम साइज। अरे यार ये बताओ, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो बच्चों, तो क्या ऐसा होता है तुम्हारे हाथ एक बड़ा दिखाई दे रहा है, एक पैर बड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मैं तो जितना बड़ा हूँ उतना ही बड़ा दिखाई देता। तो बस समानता यही है सर। ऐसा करो ना, अगर आप में थोड़ी अकल होती ना तो आप इस इमेज को कॉपी करके इधर लगा देते। बेटा हम आपसे पहले ही कहते हैं कि हमें सब चीज़ें आती ही नहीं है, कॉपी कर ली हमने, चलो। अरे ये पूरा उठ के जा रहा है बेटा, कॉपी का मतलब क्या हुआ फिर सर? हाँ इसको कॉपी करो ना सर। सर ऐसा करो, आप रहने दो, बना ही दो वहाँ पर चुपचाप से, क्योंकि जब तक आप बनाओगे तब तक हमारा टाइम निकल जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखो ऐसे ही ये मान के चलना बिल्कुल बच्चों, इसकी 100% सेम है। अपने आप को मान लो ये बच्चा आज का टॉपर जो था आपका हरिओम, ये बच्चा आपके सामने मिरर में खड़ा है। ठीक है, ठीक है हरिओम बेटा। हाँ क्या नाम था आपका यूट्यूब में? पता नहीं क्या क्या नाम, 8 जिट्स करके कुछ नाम था। ये बच्चा टॉपर है, इसको इनाम भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर में इमेज समानताएं, सेम साइज, समान आकार, अपराइट डायरेक्ट सीधी, लिटरली इन्वर्टेड पर्स रूप से उल्टी। हाँ क्योंकि आपके हाथ जो सीधा होता है वो होता सीधा ही है, लेकिन दिखता ऐसा है कि आप उसको जब इमेजिन करोगे तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। मतलब क्योंकि लिटरली लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल आभासी, मतलब वर्चुअल जो है आभास में है। इमेजिनेशन, वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन में आपका। समतल दर्पण से में बनने वाली इमेज वस्तु के समान आकार की सीधी, लिटरली इन्वर्टेड तथा वर्चुअल होती हैं। मतलब क्या कह रहा है? समतल दर्पण यानी कि आपका जो इमेज होता है, प्लेन मिरर होता है, उससे बनने वाली वस्तुओं के समान आकार की सीधी होती है। एक चीज़ आप याद रख लो, लेटरली इन्वर्टेड, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड वर्चुअल, वर्चुअल क्यों है? अरे बेटा वो वर्चुअल ही तो है, ऐसा आपको आभास हो रहा है कि बनी है। क्या वो है? क्या वो एक स्क्रीन पे बन रही है? नहीं,
जो चीज़ स्क्रीन पे बनेगी उसको रियल है बोलेंगे, चाहे वो रियल और इन्वर्टेड हो या रियल इरेक्ट हो, वर्चुअली इरेक्ट, ये आपकी वर्चुअल है। शीशे के उधर जब आप दिखाई दे रहे हो अपने आप को, क्या आप वो एक किसी सर हम करते रहिए, याद तो आएगा ही नहीं आपको, क्या वो स्क्रीन पे बन रही है? नहीं, जैसे ही हो आप वैसे ही बन रही है, यानी कि वो आपकी वर्चुअल इमेज है। उनका क्या है सर, डराओ नहीं यार। ओके बेटा, इमेज दर्पण के पीछे दूरी बनती है, ऑब्जेक्ट दर्पण होती है, मतलब सेम दूरी पर बनेगी। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? अरे सर ये बताओ, आपने जब कॉनकेव पढ़ाया नहीं, आपने कॉन्वेक्स पढ़ाया नहीं, तो ये क्वेश्चन क्यों ले आए? कोई बात नहीं बेटा, जो हमारा टाइपराइटर है उसने आगे पीछे कर दिया होगा, हम आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ाने के बाद ये चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है? टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 16 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सर फिर से वही सवाल। अच्छा, आप ये याद कर लो कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका फोकल लेंथ का डबल होता है, 2f होता है, तो 2 × 16 यानी कि 32 हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे सर फिर कॉनकेव प्लेन पढ़ा दिया, कॉनकेव के आंसर बोले आप। कोई बात नहीं बच्चों, उसने 10th क्लास के क्वेश्चन, हमारे जो टाइपराइटर हैं उनने 10th क्लास के क्वेश्चन 6th क्लास में डाल दिए। अभी हम 10th क्लास का आपको पढ़ा देंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन और कॉनकेव मिरर का, उसके बाद आप क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपके क्या होंगे, जितना आपको थ्योरी पढ़ाया गया वही क्वेश्चन होगा, ठीक? इसी के बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें समझा दी जाएंगी। सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो सर, क्या करें, तारीफ़ नहीं करना चाहते आपकी, लेकिन मजबूरी में आपकी तारीफ़ करनी पड़ती है। कोई बात नहीं बेटा, मन करे सो करे, ना करे सो भी करे, और जो तारीफ़ करे अच्छो मार्क्स लावे, गिफ्ट पावे। समझ रहे हो बच्चों? आज 4 बच्चों को गिफ्ट मिला है कि क्लास आज आपकी जो सुबह 10 बजे जो हमने लाइव क्लास ली थी आपकी, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग कराया था आपको, मॉक टेस्ट 3 का पेपर कराया था आपको, तो उसमें 4 बच्चे जीते थे। कौन कौन थे? अब बच्चों ये लाइव क्लास हम करा नहीं रहे हैं, लाइव क्लास करा रहे होते तो आप सारे प्रेजेंट होते। कौन कौन थे हमें याद आ रहा है कुछ, एक अभिषेक नाम का बच्चा था, एक आपका हरिओम था, और एक आपका कौन सा बच्चा था, पता नहीं उनका क्या नाम था, लेकिन उन्होंने बड़ी अपनी अजीब तरीके से आईडी बना रखी थी। तो ये जो बच्चे होते हैं, एक तो आज के टाइम के बच्चे भाई नए नए तरीके के नाम की आईडी बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम की आईडी बनाते हैं। रुको हम चेक करके बताते हैं। ब्राह्मा करके कोई था, ब्राह्मा करके था बच्चा एक, अभिषेक हो गया, हाँ राहुल गुर्जर, राहुल गुर्जर बेटा बहुत बढ़िया आंसर दे रहे थे आपके। ये 4 बच्चे थे, इन चारों को उनका गिफ्ट उनके पास पहुंच चुका था, बहुत अच्छे से उन सभी बच्चों को गिफ्ट दिया था। बच्चों ने अपना अपना गिफ्ट ग्रुप पे भी शेयर किया था, बताया था कि आई गॉट माई गिफ्ट, अच्छा अच्छा करके, ठीक है बच्चों? तो ये, और बाकी अभी रिसेंटली, ठीक है बच्चों? हाँ, तो सबका गिफ्ट सबके पास पहुंच गया है। और जो आपके दोस्त पूछते रहे थे कि ये गिफ्ट किस चीज़ का है, तो उन सभी स्टूडेंट को बता देना, क्विज क्वेश्चन हुए थे यूट्यूब पे, सर ने क्वेश्चन कराए थे, उनके बच्चों ने जो सबसे ज़्यादा आंसर दिए थे, फास्ट रिप्लाई किया था, कमेंट किया था, और जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट थे, हर क्वेश्चन का रिप्लाई था, उसका गिफ्ट था। और नेक्स्ट जब क्लास होगी बच्चों, तो अब एक इसमें कंडीशन है, सबसे ज़्यादा रिप्लाई कौन देगा? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट किसका आएगा, आंसर किसका आएगा सबसे पहले, और हर एक आंसर किसका सही होगा, उसके बेसिस पे अब आपका गिफ्ट डिसाइड होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सभी प्रेजेंट रहें और अपना गिफ्ट पाने की कोशिश करें। कितनी रैंक को? कल आपके आज आपको 4 स्टूडेंट्स को दिया गया था, कल हो सकता है एक ही स्टूडेंट को दिया जाए, या 2 स्टूडेंट को भी दिया सकता, हो सकता है 10 स्टूडेंट को दिया जाए, ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों? तो जिसका नाम कल स्क्रीन पे आएगा उसको भी एक इनाम दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलिए सर आगे की बात करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे सर, ऊपर रिफ्लेक्शन लिख रहे हो, नीचे डिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हो। बेटा पहले आपको डिफ्रैक्शन समझना पड़ेगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? व्हेन an opaque object is obstacle becomes sufficiently small, light can be blend। हाँ हाँ, समझ में आ गई? ठीक है सर, सब बिना पढ़े समझ में आ गई। तो तुमने हाँ क्यों कर दी? सुनो, जब प्रकाश के मार्ग में उपस्थित ऑप्टिकल्स बहुत छोटा हो जाता है तो प्रकाश उसके किनारों के आसपास मुड़ जाता है। इस घटना के प्रकाश का वितरण जो होता है डिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये एक छोटा सा ऑप्टिकल आपके सामने आ गया, यहाँ पर लाइट पड़ी तो ये उल्टी सीधी डिफ्रैक्ट हो गई, इधर उधर, कोई इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। तो यही जो लाइट प्लेन जगह पे पड़ रही थी, यहाँ पर आपने देखा होगा जब लाइट ऐसे पड़ती है तो इधर उधर फैल जाती है, यहाँ पर आपको चमकने लगता है, तो वो आपकी डिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि ल्यूमिनस ऐसा हो रहा है, बहुत चीज़ वो मार रही, जैसे आपका डायमंड होता है ना, रिफ्लेक्शन मारता है, उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्शन मार रहा है। ठीक है, तो उसी को ही आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। बिना रूल एंड रेगुलेशन के सिर्फ 2 लोग चलते हैं। कौन लोग चलते हैं? एक तो स्टूडेंट जो दिन भर आपके फ़ोन चलाते रहते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अपने अपने लॉज होते हैं, तभी वो चल पाएगी। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं, और जो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये अपने 2 लॉ हो गए। अब रिफ्लेक्शन में कौन सा लॉ कहलाता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे सर, ये आप बता रहे हो, आपने तो क्लास 6 में हमें पढ़ा दिया था। मतलब ये जो लाइट आएगी और ये लाइट जो वापस जाएगी, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा बेटा, ये आपका बराबर होगा ऑलवेज। ठीक है। लॉ 2 क्या कहता है आपका? द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रिलाई ऑन द। क्या कहना चाह रहा है सर? क्या इससे मत पढ़ा करो, समझदारी से पढ़ो सर। रिफ्लेक्टेड बाय द रे लाई इन द सेम प्लेन। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो सब चीज़ें हैं ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। यानी कि जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा आज के एपिसोड में, ये आपके सेम प्लेन में लाई करेगा। ये आपका एक प्लेन हो गया, तो इसी प्लेन में आपका मिरर रखा है, इसी में ये लाइट आई, इसी में ये प्लेन होगा, इसी में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें होंगी, नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं है ये अगर एक्स एक्सिस में तो ये भी एक्स एक्सिस से आ रहा है, ये भी एक्स एक्सिस से आ रहा है। ये हो सकता है एक्स कॉमा वाई से हो, ये एक्स कॉमा वाई में जा रहा हो, लेकिन जेड नहीं हो सकता। लाइन आपकी सिर्फ एक्स एक्स होती है, लेकिन ये प्लेन है तो आपका एक्स वाई होगा। तो एक्स और वाई प्लेन में, या एक्स और जेड प्लेन में हो सकता है, या वाई और जेड प्लेन में हो सकता है, या वाई और एक्स प्लेन में हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड प्लेन में नहीं होगा। ऐसा नहीं है इधर से आई और इधर होके चलेगी, 3D प्लेन नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। ओके, वेल डन बेटा। चलिए, आपतित किरण आपतित बिंदु पर खींचे गए नॉर्मल तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गई बच्चों? हाँ, एक ही तल में पाए जाते हैं, एक ही आपके प्लेन में पाए जाते हैं। प्लेन मिरर द्वारा बनी इमेज वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधी होती है। स्पेरिकल मिरर क्या होती है बच्चों? गोलीय दर्पण। अरे अच्छा, इन्हें स्पेरिकल बोलते हैं। यानी कि मैंने कोई गोल गोल एक मिरर देखा था, उसमें मेरा चेहरा बड़ा अजीब सा दिख रहा था सर, और एक मैंने कुछ ऐसा देखा था उसमें भी अजीब सा दिख रहा था। तो वो आपकी जो होते हैं स्पेरिकल मिरर होते हैं। कौन से होते हैं? स्पेरिकल। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गई। अब स्पेरिकल समझा दो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल शेप की होती है, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर,
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड होती हैं तो उसको उत्तल बोलते हैं, बाहर की तरफ होती हैं तो अवतल बोलते हैं। यानी कि कॉन्वेक्स जो होगा आपका, कॉन्वेक्स आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये कैसा हो जाएगा आपका, और एक होगा आपका कॉनकेव। ये आपका हो जाएगा कॉनकेव यानी कि उत्तल, ये आपका कॉनकेव हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स आपका ये वाला है और कॉनकेव आपका ये वाला है, अवतल। ठीक है सर, थोड़ा साफ साफ बना दो तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपके सर, राइटिंग तो आपकी क्या ही कहने। ये देखो, ये आपका कौन सा है आपको बताना है, ये आपका कौन सा है आपको बताना है। देखो ये अंदर की तरफ को है यानी कि केव बनी हुई है, केव मतलब गुफा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। सर इंग्लिश में तो याद हो गया, हिंदी में बता दो। उत्तल, सॉरी अवतल, कॉनकेव आपका अवतल। के कॉन्वेक्स, वैक्स ऐसे याद रखो। तो दूसरा जो होगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा, सिंपल, ये हो जाएगा उत्तल। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई। स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, यही सब आपका बाहर जाता है, अभी आपको समझा दिया, बाहर की ओर कर्व्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, पोल होता है इसमें, एक पोल क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कौन सा, जैसे कि आपका कॉन्वेक्स ले लो इधर से, तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये आपका कौन सा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। स्पेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, जिस स्पेयर का एक हिस्सा स्पेरिकल मिरर बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मान लो इसका ये कुछ इस तरीके से आपका पूरा एक गोला ही बनाएगा, जब ये पूरा आपका एक गोला ही बनाएगा तो यहाँ पर उसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी कुछ बीच में ये आपकी रेडियस रहेगी तो वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। फोकस पॉइंट रहेगा आपका एक, ठीक है। चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, ये जो आपका स्पेरिकल मिरर है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे टर्म समझाना पड़ेगा और क्लास भी आपकी लगभग 50-55 मिनट की हो चुकी है, तो इसमें जब इसे समझाने बैठेंगे तो आपको लगभग 30 मिनट तो देना पड़ेगा, और अभी 10-5 मिनट समझा के हिसाब किताब गड़बड़ नहीं करना चाहते हम आपका, ठीक है। तो ये स्पेरिकल मिरर जो होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, पोल क्या होता है, इन्फिनिटी पे बने तो कैसे बनेगा। 50-55 मिनट का ये भी लेक्चर है, कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, और ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आपका ये क्लास हो चुका है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक स्पेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।